हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों कंटिन्यू करेंगे अकाउंट्स की एमसीक्यू सीरीज को। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के संग। जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है? व्हेन गुड्स आर परचेज अगेंस्ट कैश, परचेजर विल गेट। अगर कोई पर्सन हमसे सामान खरीदता है, कैश में सामान खरीदता है, तो उसको हम क्या देंगे? कैश मेमो देंगे, इनवॉइस देंगे, अकाउंटिंग वाउचर देंगे, या फिर कुछ भी नहीं देंगे? तो बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? कैश मेमो, इनवॉइस, अकाउंटिंग वाउचर या फिर नन ऑफ दीज? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ था। तो और कोई पर्सन हमसे कैश में सामान खरीदता है तो सेलर उसे क्या देगा? ऑप्शन नंबर ए, कैश मेमो देगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई आपको? बहुत बढ़िया। अब बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अ सेपरेट कॉलम इज मेड फॉर क्रेडिट नोट इन परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक या फिर सेल्स रिटर्न बुक। बच्चों ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चनों में से एक है कि क्रेडिट नोट किसके लिए इशू किया जाता है, डेबिट नोट किसके लिए इशू किया जाता है। तो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। सेपरेट कॉलम क्रेडिट नोट नंबर का हम कौन सी किताब में बनाते हैं? परचेज बुक में बनाते हैं, सेल्स बुक में बनाते हैं, परचेज रिटर्न बुक में बनाते हैं या फिर सेल्स रिटर्न बुक में बनाते हैं? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट सोचो और फिर इसका आंसर देना। आई होप बच्चों आपने गेस कर लिया होगा इसका करेक्ट आंसर। चलो डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको याद भी करवा देता हूं और इसका आंसर भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखो बच्चों, जब भी सेल होती है तो हम डेटर को सेल करते हैं, है ना? या तो कैश में सेल करेंगे या फिर डेटर को सेल करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? सेल का उल्टा क्या हो गया? सेल रिटर्न हो गया। तो डेटर का डेट से उल्टा क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। ये आपको चीज समझ में आई या नहीं आई? सेल डेटर को करते हैं तो सेल का उल्टा क्या होता है? सेल रिटर्न होता है। और डेटर का उल्टा क्या होता है? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर से क्रेडिट नोट। क्या ये चीज समझ में आ गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सेल रिटर्न बुक। ये चीज का आपको ध्यान में रखना होगा। तो जरा आप मुझे बताओ कि अब डेबिट नोट कब इशू होता होगा? डेबिट नोट कब इशू होता होगा? बिल्कुल सही गैस किया। परचेज रिटर्न बुक में हम डेबिट नोट इशू करते हैं। और इसके पीछे का लॉजिक क्या हो गया? परचेज करते हैं क्रेडिटर से, है ना? परचेज का उल्टा क्या? परचेज रिटर्न। तो क्रेडिट का उल्टा क्या? डेबिट, तो डेबिट नोट। क्या लॉजिक क्लियर हो गया आपको? बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न कॉलम इन द सेल्स रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू। जो भी हमारे टोटल सेल रिटर्न होती है उसका टोटल कहां पोस्ट किया जाता है? सेल्स अकाउंट के डेबिट में, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में, सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में या फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सेल्स डेबिट, ऑप्शन नंबर बी, सेल्स क्रेडिट, ऑप्शन नंबर सी, सेल्स रिटर्न डेबिट या फिर ऑप्शन नंबर डी, सेल्स रिटर्न क्रेडिट? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो बच्चों एक बात बताओ, जब सेल होती है तो हम क्या करते हैं? जब सेल होती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो जब सेल रिटर्न होगी तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या ये लॉजिक क्लियर है? जब सेल्स होती है, इनकम होती है, तो इनको इनकम जब होती है तो क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं। और जब सेल रिटर्न हो रही है, इनकम कम हो रही है, तो उससे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, सेल्स रिटर्न डेबिट। क्या ये चीज क्लियर हो गया? ओके। अबे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आता है तो सर सेल्स डेबिट क्यों नहीं करते? सेल रिटर्न को ही अलग से क्यों शो किया जाता है? जस्ट बिकॉज बच्चों हमको अकाउंट्स में शो करना होता है कि कितना सेल रिटर्न हुआ है, तो उसको हम अलग से शो करने के लिए अलग अकाउंट बनाते हैं। इसलिए इसको हम सेल रिटर्न अकाउंट के नाम से शो करते हैं और उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? ओके, बहुत बढ़िया बच्चों। अब जरा अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? ललित, who owed us rupees 20,000 became insolvent. 70 paisa in a rupee was received from his estates. Bad debt account will be debited by. ललित, जिसको 20,000 देने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया निकल गया। अब उसके पास फूटी कौड़ी नहीं है पैसे देने के लिए, बट जैसे तैसे करके उसने 70 पैसा देने का इंतजाम कर लिया अपनी प्रॉपर्टी में से। तो मुझे ये बताइए हमारा बेड डेट कितने का हुआ? बेड डेट अकाउंट को कितने से डेबिट करेंगे? 20,000 से, 10,000 से, 6,000 से या फिर 14,000 से? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 20, 10, 6, 14। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। और सिंपल सी कैलकुलेशन है बच्चों, जरा इसकी कैलकुलेशन के साथ अच्छे से हम इसको देख लेते हैं। कैलकुलेशन क्या है बच्चों, जरा देखेंगे। 20,000 रुपए उससे लेने थे, 70 पैसा दे पाया। कितना नहीं दे पाया? 30 पैसा नहीं दे पाया, मतलब 30% वो पैसा नहीं दे पाया होगा। तो जरा बच्चों सिंपल सी कैलकुलेशन कर लो।
2 3 जा 6, तो 6000 रुपीज है। तो 6000 रुपीज है बच्चों जो उसने नहीं दिए, तो हमारा जो बैड डेट हुआ वो कितने का हुआ होगा? ऑप्शन नंबर सी 6000 का हुआ होगा। क्या ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया बच्चों? बहुत बढ़िया। चलो बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ जरा डिस्कस करते हैं। अब एक बच्चों एक सवाल आता है, चलो अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक सवाल आता है, सर ये 70 पैसे इन अ रुपी का मतलब क्या है? तो 70 पैसा इन रुपी का मतलब है अगर उसको 1 रुपया देना होता तो वो कितने दे रहा है? वो 70 पैसा दे रहा है। ये आपको चीज समझ में आई? अगर वो उससे 1 रुपया हमको चाहिए तो वो हमको सिर्फ 70 पैसा दे रहा है। इन शॉर्ट वो हमको 70% अमाउंट पे कर रहा है जितना भी हमको उससे चाहिए। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? यहां पर बच्चों कंफ्यूज मत करना, ये तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया है। पेमेंट टू क्रेडिटर मींस आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया, उससे क्या हुआ है? इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, या फिर इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्रेडिटर को जब हम पेमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज होते हैं एसेट, डिक्रीज होती है लायबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी एसेट्स और लायबिलिटी दोनों डिक्रीज होते हैं। ऑप्शन नंबर सी एसेट्स डिक्रीज होते हैं, लायबिलिटी इंक्रीज होती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी दोनों ही एसेट्स एंड लायबिलिटी इंक्रीज होते हैं। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो क्या हमारे क्रेडिटर कम होंगे? बिल्कुल कम होंगे। तो क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी तो कम होंगी, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन पेमेंट कर रहे हैं, पैसा भी तो जा रहा है, और पैसा जा रहा है तो इसका मतलब क्या हमारे एसेट भी तो कम हो रहे हैं। या ये चीज समझ में आ रही है आपको? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारे एसेट्स भी कम होंगे और हमारी जो लायबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? बहुत सही बच्चों। अब जरा बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज लिस्ट प्राइस ऑफ 8000, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, 8000 का 8000 के एमआरपी वाला हमने सामान बेचा है, जिस पर हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है और 2% का हमने क्या दिया? कैश डिस्काउंट दिया है। 25% रिसीव हो चुका है हमको पैसा, 25% एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन ही रिसीव हो गया। तब मुझे ये बताइए हमने अकाउंट में डिस्काउंट कितना दिया होगा? हमने डिस्काउंट कितना दिया होगा आपको ये बताना है। ए 36 रुपए डेबिट साइड में आएगा, 144 क्रेडिट साइड में आएगा, 144 डेबिट साइड में आएगा, या फिर 40 रुपीज क्रेडिट साइड में आएगा। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है? 36, 144 डेबिट, 144 क्रेडिट, या फिर 40 क्रेडिट। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बच्चों, जरा डिस्कस करते हैं इस अच्छी सी कैलकुलेशन को। बच्चों 8000 का सामान था, हाँ या ना? 8000 का सामान था, 10% मतलब 800 रुपए तो हमने वैसे ही ट्रेड डिस्काउंट में उसको दे दिया। तो मतलब हमने इन शॉर्ट उनको कितना दिया होगा? बिल्कुल सही 7200 का दिया होगा। अब उन्होंने बोला 7200 का 25% हमको ऑन स्पॉट मिल गया। तो जरा कैलकुलेट कर लेते हैं ऑन स्पॉट कितना पैसा मिला होगा। 7 1 7 बचा 3, 1800। तो 1800 रुपीज हमको तुरंत मिल गए, है ना? 75% कितना होता है? 1800 होता है। तो डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा? इस पर दिया जाएगा। जो कैश में रिसीव हुआ है बच्चों उसी पर डिस्काउंट दिया जाता है। जो कैश में रिसीव नहीं हुआ तो उस पर कैश डिस्काउंट क्यों देंगे? तो इस पर हमको 2% क्या देना होगा? कैश डिस्काउंट देना होगा। तो बिल्कुल सही, कितना आ गया? 36 रुपीज आ गया। क्या ये चीज समझ में आई? तो उसने हमको कितना पेमेंट किया होगा? 1764 का उसने हमको पेमेंट किया होगा और 36 रुपीज हमने उसको डिस्काउंट दिया है। और बच्चों जब हम डिस्काउंट देते हैं तो खर्चा होता है या इनकम होती है? खर्चा होता है। और खर्चे को डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 36 रुपए डेबिट। क्या ये चीज क्लियर है बच्चों आपको? बहुत सही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 36 रुपए डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा डिस्काउंट अकाउंट के। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? गुड्स टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज विल बी रिकॉर्डेड इन। प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स करी है गुड्स की, इसको कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए परचेज बुक, बी सेल्स बुक, ऑप्शन नंबर सी परचेज रिटर्न बुक, या फिर ऑप्शन नंबर डी जनरल प्रॉपर। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। देखो बच्चों परचेज बुक में आती है क्रेडिट परचेजेस, नहीं आएगा इसमें।
सेल्स बुक में क्या आती है, क्रेडिट सेल्स आती है, वो भी नहीं आएगा। परचेज रिटर्न बुक में क्या होता है, जो हमने परचेज करी तो उसको लौटा रहे हैं, वो आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों में कहीं नहीं आएगा। तो क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जनरल प्रॉपर में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर बच्चों, अगर आपको मेरी स्पीड तेज लग रही हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, जिससे मैं अपनी स्पीड को आगे चल के स्लो कर सकूं। ठीक है, ओके। अब बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, when goods are lost by fire, then loss of goods fire will be debited with cost of goods sold, cost of goods sold plus gross profit, cost of goods sold less gross profit, या फिर cost of good purchase। मतलब जब भी हमारा सामान जल जाता है, खराब हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो जो हम अकाउंट बनाते हैं लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट, उसमें कौन सी अमाउंट हम लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, या फिर जितने में सामान खरीदा था वो प्राइस लिखते हैं। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। आई होप आपने इसको करेक्ट गेस कर लिया होगा। तो हम जो लिखते हैं वो होती है हमारी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट ऑफ गुड परचेज इज डेबिटेड इन लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट। ठीक है, हम सेल प्राइस को, प्रॉफिट को, सबको इग्नोर कर देते हैं। क्लियर, ओके। अब बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्या दे रखा है, द ओनर विड्रॉस कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। मालिक ने कैश की ड्रॉइंग करी है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए। तो बच्चों आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए बी सी में से क्या हुआ होगा। असेट्स डिक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, कैपिटल डिक्रीज। इक्विटी का मतलब कैपिटल डिक्रीज। ऑप्शन नंबर बी, असेट्स डिक्रीज, लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इक्विटी डिक्रीज। ऑप्शन नंबर सी, असेट्स में कोई असर नहीं आएगा, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी। मालिक ने पैसा लिया है पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। देखो सबसे पहले कैपिटल कम होगी क्योंकि ड्राइंग्स करी हैं, और दूसरा पैसा लेके गया है तो कैश भी कम हुआ होगा, और कैश क्या हमारा एसेट है। तो ये क्लियर हो गया। तो कैपिटल कम हुई मतलब इक्विटी कम हुई और हमारे एसेट्स कम हुए, और लायबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एसेट्स डिक्रीज, लायबिलिटी नो इफेक्ट एंड इक्विटी डिक्रीज। क्या ये लॉजिक आपको क्लियर है? बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ अ फर्म बोरोज अ सम ऑफ मनी देयर विल बी इंक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल, नो इफेक्ट ऑन कैपिटल। आपने उधार लिया है, फर्म ने उधार लिया है बिजनेस में, तो उसका असर कैपिटल पे क्या पड़ेगा, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए बी सी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। तो बच्चों एक बात बताओ, जब हम कुछ बोरो करते हैं, कुछ बोरोइंग करते हैं, तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है और कैश इंक्रीज होता है, उसका तो कैपिटल पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नो इफेक्ट ऑन कैपिटल। क्या ये लॉजिक आपको क्लियर है? ओके। अब बच्चों बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, पेड टू जिज्ञासा। जिज्ञासा मैडम को हमने पैसा पे किया है, कितना पे किया है, 11,500 पे किया इन फुल सेटलमेंट ऑफ 12,000। 12,000 देने थे बट हमने कितने दे दिए, 11,500 दे दिए। पोस्टिंग विल बी मेड इन जिज्ञासा अकाउंट। तो जिज्ञासा अकाउंट में कौन सी साइड पे कितना अमाउंट पोस्ट किया जाएगा, 12,000 डेबिट पे, 12,000 क्रेडिट पे, या फिर 11,500 डेबिट पे, या फिर 11,500 क्रेडिट पे। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी। जरा सा भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो बच्चों जनरल एंट्री बना लो वीडियो को पॉज करके, और फिर मुझे इसका आंसर बताना कि जिज्ञासा मैडम को अगर हमने 11,500 पे किए इन फुल सेटलमेंट ऑफ 12,000 तो पोस्टिंग कहां करी जाएगी। ए 12,000 डेबिट, ऑप्शन नंबर बी 12,000 क्रेडिट, ऑप्शन नंबर सी 11,500 डेबिट, या फिर ऑप्शन नंबर डी 11,500 क्रेडिट। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर, और जरा इसको जनरल एंट्री बनाकर ही देख लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन में बोला गया जिज्ञासा मैडम को हमने पे किया है, तो जिज्ञासा इज द रिसीवर, तो जिज्ञासा डेबिट। ठीक है, जिज्ञासा डेबिट। और कैश पे किया है तो कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट 11,500 है ना, 11,500 पे किया है तो पैसा इतना गया। डिस्काउंट मिला होगा हमको, बिल्कुल सही, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500 रुपए। ठीक है,
तो उनका अकाउंट पूरा कितने से सेटल हुआ होगा? 12,000 से सेटल हुआ होगा। तो ये लॉजिक क्लियर हो गया। जिज्ञासा मैडम को 12,000 देने थे, 11,500 दिए और 500 रुपए का डिस्काउंट रिसीव किया। तो मुझे ये बताओ, जिज्ञासा को डेबिट किया है, 12,000 से डेबिट किया है। लॉजिक क्लियर? तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 12,000 ऑन डेबिट साइड, क्योंकि जिज्ञासा के अकाउंट में हमने 12,000 डेबिट में लिखे हुए हैं। क्लियर? तो बच्चों ऐसे जर्नल एंट्री बना के आपको आंसर निकालने होंगे। अगर आप मेंटल जर्नल एंट्री बना पा रहे हो तो सबसे बढ़िया चीज है। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आधा मिनट लगाइए, जर्नल एंट्री पास कीजिए, फिर आंसर बताइए। ठीक है ना? दुर्घटना से देरी भली, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो वही है, एग्जाम में नंबर कटे इससे अच्छा है 1 मिनट का डिले कर लो, लेकिन आंसर सही निकाल लो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 12,000 ऑन डेबिट साइड। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूरे अकाउंट्स में नहीं हो सकता। टू फाइंड आउट नेट इनकम वी डिडक्ट डैश फ्रॉम टोटल रेवेन्यू। इनकम निकालने के लिए, नेट इनकम निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू में से क्या माइनस किया जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन या फिर गेन्स? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो मुझे नहीं लगता आपको इतना टाइम लगना चाहिए इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेंसेस। क्या है इसका आंसर बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेंसेस। हम टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारी क्या निकल कर आ जाती है? नेट इनकम निकल कर आ जाती है। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? परचेज ऑफ मशीन बाय कैश मींस, आपने मशीन खरीदी है कैश में, तो उसका असर क्या पड़ेगा? डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, या फिर डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन कैपिटल? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? आपने मशीन को खरीदा कैश में तो उसका असर क्या पड़ेगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे? ए, बी, सी, डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। बच्चों मशीन खरीदिए कैश में तो जनरल एंट्री क्या पास होती है? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन व्हाट कम्स इन, कैश व्हाट गोज आउट। एक असेट आ रहा है, एक असेट जा रहा है, मतलब मशीन इंक्रीज हो रही है, कैश डिक्रीज हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। मशीन आई तो मशीन का असेट अकाउंट इंक्रीज हो गया, कैश गया तो कैश डिक्रीज हो गया। क्लियर? बहुत सही बच्चों। एक बार मैं फिर से आपको वार्निंग दे रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, आपको एडवाइस कर रहा हूँ, अगर मेरी स्पीड आपको तेज लग रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें 90% बच्चे गलती कर जाते हैं, तो आप गलती नहीं करिएगा। क्या लिखा हुआ है? कैश रिसीव फ्रॉम काजल रुपीज 36,000, कैश रिसीव फ्रॉम काजल रुपीज 36,000 आफ्टर अलाउइंग हर डिस्काउंट एट द रेट 10%, अमाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट विल बी 3600, 4,000, 4400 या फिर 40,000। क्वेश्चन में दे रखा है डिस्काउंट देने के बाद हमको पैसा मिला है 36,000 रुपए। 10% डिस्काउंट देने के बाद हमको पैसा मिला है 36,000 रुपए काजल से। हमको ये बताइए डिस्काउंट कितना दिया होगा हमने? 3600 का दिया होगा, 4,000 का दिया होगा, 4400 का दिया होगा या फिर 40,000 का दिया होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी में से मुझे इसका आंसर बताइए कि हमने कितने रुपए का डिस्काउंट उनको दिया होगा? 3600, 4,000, 4400 या फिर 40,000? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो कुछ बच्चे 3600 आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे 4400 आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे 4,000 आंसर दे रहे हैं। ठीक है, 40,000 कोई नहीं दे रहा, चलो ये तो अच्छी बात है। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर कि डिस्काउंट कितना दिया रहा होगा। क्वेश्चन में ये बोला है 10% डिस्काउंट देने के बाद हमको पैसा मिला है 36,000। क्या बोला मैंने बच्चों? 10% डिस्काउंट देने के बाद हमको 36,000 रुपए मिले, तो मैं ये कह सकता हूं ये 90% अमाउंट रहा होगा। हाँ या ना? ये 90% अमाउंट रहा होगा। तो 100% अमाउंट कितना रहा होगा मुझे ये बताओ? अगर 36,000 पे 90% है तो 100% कितना रहा होगा? तो निकाल लेते जरा। 36,000 अगर 90% है तो 100% कितना अमाउंट रहा होगा? x रहा होगा। जरा बच्चों क्रॉस कैलकुलेशन कर लो। तो x इज इक्वल्स टू 36,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। तो बच्चों आंसर कितना आ रहा है? 40,000 आ रहा है। तो 40,000 का सामान था, 40,000 पे 100% अमाउंट है, 90% 36 अमाउंट है, तो 10% डिस्काउंट कितना रहा होगा? तो 10% होगा 40,000 का 10%। ये चीज समझ में आ रही है? तो 4,000 विल बी द डिस्काउंट।
सर आधी बात समझ में आई, आधी बात ऊपर से चले गई क्योंकि आपकी स्पीड बहुत तेज थी। बच्चों मैं ये कह रहा था 10% डिस्काउंट देने के बाद हमको 36,000 रुपए मिले हैं, है ना? तो 36,000 हमारा 90% अमाउंट रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बिल्कुल सही। अब मैंने ये डिसाइड किया है कि अगर 36,000 पे 90% अमाउंट था तो 100% अमाउंट कितना रहा होगा? तो मैंने क्रॉस कैलकुलेशन करा, मेरा आ गया 40,000 पे। तो 40,000 रुपए लेने थे, 10% डिस्काउंट काटने के बाद हमको 36,000 रुपए मिल गए। तो डिस्काउंट कितने का हुआ? 4,000 का ही तो हुआ। क्लियर? ओके। तो इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा 4,000। क्लियर हो गया आपको? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दे रखा है? एन इंक्रीज इन वन एसेट इज अकम्पेन्ड बाय, अगर कोई एक एसेट इंक्रीज होता है तो उसका दूसरा इफेक्ट क्या होता है? डिक्रीज इन अदर एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल, या फिर ऑल ऑफ दीज। अगर हमारा एक एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसका दूसरा इफेक्ट कहां जा सकता है? क्या दूसरा एसेट डिक्रीज हो सकता है? क्या हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो सकती है? क्या हमारी कैपिटल इंक्रीज हो सकती है? या फिर इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। इसका जो बच्चे आंसर ए दे रहे हैं वो भी सही है, बी दे रहे हैं वो भी सही है, सी दे रहे हैं वो भी सही है, मतलब ये तीनों ही हो सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीजिंग कैपिटल। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो कैश बढ़ा, कैपिटल बढ़ा। क्लियर? इंक्रीज इन लायबिलिटी, लोन लिया है बैंक से तो लायबिलिटी इंक्रीज, कैश इंक्रीज। डिक्रीज इन अनदर एसेट, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, परचेज मशीनरी फॉर कैश, मशीन बढ़ी, कैश गया। तो ये तीनों ही हो सकते हैं एक एसेट के इंक्रीज होने से। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। बहुत सही बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट मींस, हमने फर्नीचर को क्रेडिट पे खरीदा, इसका मतलब क्या है? एसेट डिक्रीज हुआ है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। एसेट इंक्रीज हुआ है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई है। एसेट इंक्रीज हुआ है, लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, या फिर दोनों ही डिक्रीज हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी में से करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? फटाफट से मुझे बताइए क्योंकि अब इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि हमने फर्नीचर को उधारी पे खरीदा है। ऊपर वाला ही ट्रांजैक्शन था बच्चों, हमने फर्नीचर को उधारी पे खरीदा है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, या फिर डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों फर्नीचर आ रहा है तो एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन उधारी पर आ रहा है तो लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। क्या ये चीज क्लियर? ओके। अब जरा बात करते हैं बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? रिसीव्ड रुपीज 4,900 फ्रॉम गरिमा इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 5,000। Posting of rupees 100 will be made to the डेबिट साइड ऑफ गरिमा, क्रेडिट साइड ऑफ गरिमा, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट या फिर क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट। गरिमा जी से 5,000 मिलने थे बट उन्होंने 4,900 रुपीज देके हमने फुल सेटलमेंट कर लिया। तो 100 रुपए की जो एंट्री है वो कहां करी जाएगी? डेबिट साइड ऑफ गरिमा करी जाएगी, क्रेडिट साइड ऑफ गरिमा करी जाएगी, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट करा जाएगा या फिर क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट किया जाएगा? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। बच्चों सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पे डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है या फिर इनकम है? बच्चों पैसा रिसीव हुआ तो 100 रुपए का डिस्काउंट हमने दिया होगा, है ना? डिस्काउंट दिया है और डिस्काउंट क्या होता है? खर्चा है। तो खर्चे को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट में हम 100 रुपए डालेंगे क्योंकि ये हमारा एक खर्चा है। क्या ये चीज क्लियर हो गई आपको? बहुत सही। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये गरिमा के क्रेडिट साइड में भी जाएगा, गरिमा अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। डबल जगह पोस्टिंग होती है तो इसका आंसर हमारा बी भी हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर हमारा सी भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डिस्काउंट को हम डिस्काउंट अकाउंट में ही डाल देंगे, ठीक है ना? क्योंकि 100 रुपए का डिस्काउंट है तो उसको डिस्काउंट अकाउंट में जाना चाहिए। लेकिन इसका करेक्ट आंसर बी भी है, इसका करेक्ट आंसर सी भी है। जो लेजर पोस्टिंग करना जानते हैं उनको पता लग गया होगा इसका आंसर बी हमने करेक्ट क्यों बोला है। अगर आपको नहीं पता है तो इसका लेजर बनाइएगा जनरल एंट्री का, आपको पता लग जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इज इंपॉर्टेंट, लिख लो बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इज कैश इन हैंड, अमाउंट रिसीवेबल, इनकम अर्न या फिर अमाउंट पेबल। अगर किसी पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस निकल कर आ रहा है तो उसका मतलब क्या, हमारे हाथ में कैश है, पैसा आने वाला है, या इनकम रिसीव हुई है, पैसा देना है हमको। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी में से मुझे करेक्ट आंसर बताइए। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। बच्चों देखो पर्सनल अकाउंट होता है पर्सन से रिलेटेड, ठीक है, तो कैश इन हैंड और इनकम अर्न तो नहीं आएगा, ठीक है ना। और क्रेडिट बैलेंस है तो ये लायबिलिटी होती है, तो उसका मतलब क्या है, अमाउंट पेबल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमाउंट पेबल। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई बच्चों? बहुत सही। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है। कैश मेमो कब दिया जाता है? जब क्रेडिट पर सेल होती है, कैश पर सेल होती है, कहीं भी सेल हो, कैसी भी सेल हो, कैश की हो क्रेडिट हो, तब कैश मेमो दे देते हैं, या फिर कभी भी कैश मेमो नहीं देते हैं। तो बिल्कुल सही, इसमें तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैश। कैश मेमो कब इशू किया जाता है? जब सेल कैश में करी जाती है। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू। हमारा सामान जल गया है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर परचेज अकाउंट। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो बच्चे मेंटली कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बच्चों इसमें कैलकुलेशन नहीं है, इसमें जनरल एंट्री आएगी। तो मेंटली जनरल एंट्री निकालो या फिर पेपर पे लिखो और मुझे इसका आंसर बताओ कि हम लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर को कौन से अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे या फिर परचेज अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं इसका करेक्ट आंसर। सबसे पहले बात करते हैं जनरल एंट्री की। तो बच्चों नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो लॉस बाय फायर शुड बी डेबिटेड। और सामान गया हमारे पास से, सेल नहीं हुई है, सामान गया हमारे पास से, तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सेल नहीं हुई है तो सेल अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं क्रेडिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट तब होता है जब हमको प्रॉफिट हो रहा हो, वो भी नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, परचेजेस अकाउंट। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, टोटल ऑफ परचेज रिटर्न कॉलम ऑफ परचेज रिटर्न बुक विल बी पोस्टेड टू दी। बच्चों स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था ना हमारा, उसी का जस्ट रिवर्स है। परचेज रिटर्न कॉलम का जो टोटल है वो परचेज रिटर्न बुक के कौन सी साइड में कहां डेबिट होगा कहां क्रेडिट होगा वो पूछा जा रहा है। डेबिट ऑफ परचेज, क्रेडिट ऑफ परचेज, डेबिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न या फिर क्रेडिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। जो परचेज रिटर्न हुई है, टोटल परचेज रिटर्न हुई है, वो हम कहां लिखेंगे, कहां पोस्ट करेंगे? डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न या फिर क्रेडिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों मैं पुराना लॉजिक फिर से आपको समझा देता हूं। बच्चों परचेज करते हैं तो क्रेडिटर बनता है या ना? परचेज करते हैं तो क्रेडिटर बनता है। परचेज का उल्टा क्या हो गया? परचेज रिटर्न हो गया। तो क्रेडिट का उल्टा क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेबिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न। क्या ये चीज आपको क्लियर है? क्या ये चीज आपको क्लियर है? बहुत सही। नहीं बच्चों मैं उल्टा बोल गया, वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट की बात बोल गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। परचेज को डेबिट किया जाता है तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाता है तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वो पुराना वाला मैंने लॉजिक डेबिट नोट क्रेडिट नोट का बोल दिया था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि परचेज डेबिट किया जाता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट किया जाएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है बच्चों? बहुत सही। अब बच्चों बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है लास्ट क्वेश्चन, जरा रीड करेंगे। गुड कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। 20,000 का सामान हमने 20% कॉस्ट पर प्रॉफिट पर बेचा है। ट्रेड डिस्काउंट इज 10%। ओके, कैश डिस्काउंट इज 10%। ओके, हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड। ये भी ठीक है। तो अब जरा मुझे ये बताइए कि एट द टाइम ऑफ सेल कैश कितना रिसीव हुआ होगा?
10,720, 10,800, 11,880 या फिर 10,820। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 20,000 का सामान था, उसमें 20% प्रॉफिट पर हमने उसको बेचा, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट दिया हमने 10% का और कैश डिस्काउंट हमने 10% का दे रखा है। और हाफ पेमेंट जो है, आधी पेमेंट जो है वो हमको एट द टाइम ऑफ सेल ही रिसीव हो गई है। तो मुझे ये बताइए एट द टाइम ऑफ सेल कितना कैश रिसीव हुआ होगा। ए 9720, बी 10800, सी 11880 या फिर डी 10820। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। जब तक मैं भी कैलकुलेशन कर रहा हूं, आप भी वीडियो पॉज करके फटाफट से मुझे कैलकुलेट करके बताओ, जिससे हम इसका आंसर निकाल पाए। तो बच्चों 20,000 का सामान हमने बेचा था, इस पर 20% का प्रॉफिट हो गया। तो 20,000 का 20% कितना होता है हमारा 4,000। तो 24,000 का हमने सामान बेचा होगा। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? ओके। अब इस पर क्या हुआ है, हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया 2400 का हो गया। बिल्कुल सही। तो हमने 21600 का सामान बेचा होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? ओके। हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव मतलब 10,800 रुपीज का सेटलमेंट हो गया और 10,800 जो है वो क्रेडिट पर रहा, ठीक है। ये क्रेडिट पर रहा और बिल्कुल सही ये क्या हो जाएगा हमारा कैश में हो जाएगा। बट कैश इतना मिलेगा या फिर डिस्काउंट काट के मिलेगा? डिस्काउंट काट के मिलेगा। तो 10,800 का 10% कितना होता है? जरा बच्चों जरा निकालोगे, एक जीरो कम कर दो तो 1,080 कम कर दो। तो 10,800 रुपीज में से हमने 1,080 को क्या दे रख दिया होगा? डिस्काउंट दे दिया होगा। 10% का तो जीरो, 8 में से सॉरी 10 में से 8 गए 2 बचा 7, 7 10 में से गए ना। तो 9720 रुपीज हमको मिला होगा। सर ये आपने जो कैलकुलेशन करी है बहुत तेज कैलकुलेशन करी है, ऐसा लग रहा था आप मन में रिवाइज कर रहे हो, बट हमें कुछ समझ में नहीं आया। फटाफट से कैलकुलेशन को ठंडे दिमाग से समझा दो। बच्चों 20,000 का सामान था, 20% प्रॉफिट में बेचा, तो 20,000 का 20% होता है 4,000। तो जो एमआरपी रही होगी वो होगी हमारी 24,000। उस पर हमने दिया 10% का ट्रेड डिस्काउंट, टीडी ट्रेड डिस्काउंट। तो 2400 माइनस कर दो तो मतलब 21,600 में सौदा हमारा पटा। इन्होंने बोला 50% पैसा रिसीव हो गया। तो 21,800 का 50% होता है 10,800 जो कैश में रिसीव हुआ होगा। और इतना ही सेम अमाउंट हमको बाद में रिसीव होगा। तो जब हम आपको कैश मिल रहा होता है तो हम कैश पर क्या देते हैं? कैश डिस्काउंट देते हैं। और कैश डिस्काउंट भी 10% था। तो 10,800 उसने देने को बोला, लेकिन उसने 10,800 नहीं दिए होंगे क्योंकि उसको हमने 10% डिस्काउंट एडिशनल दिया होगा। हाँ या ना? हाँ। तो 10,800 का 10% कितना होता है? 1,080 होता है। तो उसने कितना पेमेंट किया होगा? ये या फिर इसमें से माइनस कर दो, माइनस कर दो। तो एक्चुअल में उसने पेमेंट कितना किया होगा? 9,720 किया होगा। क्या ये चीज आपको समझ में आई? बहुत सही। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं जरा आंसर को, मैं स्क्रीन पर ले आता हूं। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर ए 9,720। क्या ये लॉजिक्स आपको क्लियर हैं? ओके। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। अब आपसे मुलाकात होगी अगले क्लास के अंदर जिसमें हम और भी ढेर सारे एमसीक्यूज आपके सामने लेकर आएंगे। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और बेवजह घर के बाहर मत निकलिएगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।